एमसीक्यू है अपना। ए 3 year old चाइल्ड विथ वेट ऑफ 12 kg, एक 12 kg बच्चा है, इज हैविंग लूज मोशंस, जिसको लूज मोशंस हो रहे हैं। ही इज थ्रस्टी, ड्रिंक्स एगरली, थ्रस्टी है और ऐसे ड्रिंक के लिए ऐसे काफी ज्यादा कर रहा है। ठीक है। टीयर्स आर एब्सेंट, टीयर्स उसके जो है वो एब्सेंट है। एंड स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, जब हम स्किन पिंच करते हैं उस पेशेंट की, बच्चे की, तो पिंच करने के बाद में वो वापस अपनी स्टेट के अंदर जब स्किन जाती है तो उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, स्लो रहता है। व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान फॉर दिस चाइल्ड। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आप सभी को पता है कि ये जो साइन आ रहे हैं ये किसके हैं, डिहाइड्रेशन के। अब इस कंडीशन के अंदर उसको जो है वो क्या करना है, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। यहाँ पे देखिए 1200 ml RL आवर 12 hours के लिए, 600 ml RL आवर 6 hours, ORS 100 ml पर एपिसोड ऑफ लूज स्टूल, या फिर ORS 50 ml पर एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। तो ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको ध्यान क्या रखना है इस एमसीक्यू में सोल्व करते टाइम पे। एज देख लीजिए, सबसे पहले तो एज कितनी है, 3 year old चाइल्ड है। फिर वेट देख लीजिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू इसी प्रकार से पूछा गया कि क्या डोज रहेगी, आरएल की या फिर ओआरएस की। ठीक है। डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, ये तो आपको पता लगा लिया, मगर अब आपको उसका ट्रीटमेंट करना है तो यहाँ पे आपको एज और वेट देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या रहेगा अपना बेस्ट आंसर यहाँ पे। क्या आंसर रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ORS 100 ml पर एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। ठीक है। क्या आंसर रहेगा कि हर लूज स्टूल के ऊपर 100 ml जो है वो ORS हमें प्रोवाइड करवाना है। ये हमारा यहाँ पे बेस्ट चॉइस ऑफ आंसर रहेगा। बाकी बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही होगा, क्योंकि उसको लूज स्टूल की वजह से क्या हो रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है। ORS के साथ में आप डिहाइड्रेशन भी ट्रीट हो जाएगा, और साथ में जो स्टूल की वजह से जो एनर्जी वगैरह लॉस होगी वो भी यहाँ पे मिलता रहेगा पेशेंट को। कंडीशन और ज़्यादा वर्स नहीं होगी। अब देखिए क्या होता है, 100 ml यहाँ पर क्यों, 100 ml ही क्यों यहाँ पे, 500 ml क्यों नहीं। ठीक है। सबसे पहले इसके लिए क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। ठीक है। क्राइटेरिया कैसा, एज को लेके, और एज के सामने जो होता है अमाउंट ऑफ ORS, टू बी गिवन, कितनी अमाउंट जो है वो ORS की यहाँ पे देनी है। ठीक है। अच्छा एमसीक्यू बनेगा आपके लिए, एम्स के लिए, एम्स निमांस और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में PYQ है। ठीक है। पी वेरी एमसीक्यू से हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रैंडम एमसीक्यूज हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज कितनी हो, 24 year बिलो हो, सॉरी लेस देन 24 months। इस कंडीशन में ORS की जो डोज है वो कितनी रहेगी, 50 से 100 ml पर एपिसोड। एपिसोड किसका, लूज स्टूल का। ठीक है। 50 to 100 ml पर एपिसोड ऑफ लूज स्टूल देना है, अगर एज कितनी मानी गई है, लेस देन 24 मंथ का है तो। ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 year टू लेके 10 years के बच्चों के लिए, और यहाँ पर उसका जो डोज क्या रहेगी, 100 to 200 ml पर एपिसोड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले के टाइम में क्या पूछते थे, ORS का कंपोजिशन वगैरह पूछते थे। आजकल आपको उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, ये भी एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है। तो एक स्टेप हमें आगे फॉरवर्ड रखते हुए प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि ORS के जो कंजप्शन वगैरह होता है, कितना उसके ग्राम होता है, ठीक है, कितनी उसमें वो मिलती है उससे, ठीक है, वो सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एमसीक्यू इससे जो बनेगा वो रहता है, मोर देन 10 year का बच्चा है तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा डायरिया के अंदर। ठीक है।
यहाँ पर इसको एडिशनल लिक्विड भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके हम यहाँ पे जो है वो फ्लूइड प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और ये कितने कितने आवर्स के लिए होना चाहिए, 4 to 7 आवर्स के अंदर अंदर ये मैनेज अपन यहाँ पे कंटिन्यूसली करते रहते हैं। लाइक जैसे 100 to 50 100 ml तक जो है वो आगे 4 to 5 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली हमें मेंटेन करके रखना है। साथ में ऑन गोइंग लूसेज, ठीक है, इतना तो देना ही है। ऑन गोइंग लॉसेज कितना हो रहा है, मतलब 100 ml तो देना ही है। फिर हमें देखना है भाई लूज स्टूल कितना पास आउट हुआ है, उसको भी यहाँ पे उसके अंदर ऐड करके हम यहाँ पे एडल्ट के लिए हम उसको जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा फर्स्ट एमसीक्यू का, ORS 100 ml पर एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। नेक्स्ट एमसीक्यू, वाइड ओपन पोस्टीरियर fontanelle with large tongue with rough dry skin is seen in, ठीक है। एक तो क्या है, पेशेंट का पोस्टीरियर फेंटानल का ओपनिंग कैसा है, वाइड है, ठीक है, फर्स्ट वन ध्यान में रखने के लिए। सेकंड देखिए टंग कैसी उसकी, लार्ज टंग है, रफ एंड ड्राई स्किन है, ठीक है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। और ये कौन सी कंडीशन में सीन होते हैं, पेलेग्रा, डाउन सिंड्रोम, न्यूट्रिशनल रिकेट्स या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, देखिए एक तो पोस्टीरियर फोंटानेले वाइड है, लार्ज टंग है और रफ एंड ड्राई स्किन है उसकी। क्या रहेगा आंसर? देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा इस एमसीक्यू में वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होती है, स्किन हमेशा क्या रहती है, रफ रहती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हाइपर सेटिंग मतलब हाइपर स्वेटिंग होती है, वहाँ पे तो ड्राई मॉइस्ट स्किन रहती है। मगर जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, मैंने अच्छे से आपको यूट्यूब पे भी समझा रखा है, हाइपोथायरॉयडिज्म की क्लासेस मैंने ली हुई है वहाँ पे। तो उसमें क्या रहती है, स्किन जो है वो ड्राई रहती है। और बच्चा है तो बच्चे में यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटानेल भी कैसा हो सकता है, वाइड हो सकता है। और टंग जो है वो लार्ज देखने को मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होगा कि ये डाउन सिंड्रोम हो सकता है, मगर नहीं। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब यहाँ पर जो है वो लार्ज टंग किस वजह से देखने को मिली है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, माइक्सिडेमिया। तो माइक्सिडेमा के केसेस के अंदर जो कैसे आपको टंग कैसे देखने को मिलती है, लार्ज टंग देखने को मिलती है। और माइग्रेडेमा के केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रफ ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो एग्जामिनर आपको रफ ड्राई स्किन नहीं देके आपको ये नाम भी यहाँ पे दे सकता है, कॉर्स ड्राई स्किन। ठीक है, तो इसके अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब रफ ड्राई स्किन होता है जो किसमें देखने को मिलता है, माइग्रेडेमा के अंदर। ठीक है, और ये जो कंडीशन आपको बताई गई है कि ओपन पोस्टीरियर फोंटानेल है, वाइड ओपन पोस्टीरियर फोंटानेल, मतलब क्या है, बच्चा है तो उसको मोस्ट प्रोबेबली किसका चांस हो सकता है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या था, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा है, आप सभी को पता है कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है। तो पेलेग्रा जो है वो कौन से विटामिन डिफिशियंसी होता है, नियासिन। ठीक है, नियासिन विटामिन की डिफिशियंसी से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, पेलेग्रा।
अब जब नियासिन की डिफिशियंसी होती है तो मोस्ट कॉमन यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि कौन से पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मेज ईटर्स के अंदर ये जो है उसमें ट्रिप्टोफैन की यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे कमी देखने की वजह से क्या होता है कि नियासिन का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो पेशेंट को क्या होता है, पेलेग्रा के साइन सिम्टम आते हैं। यहाँ से एमसीक्यू जो बनेगा वो इसके बनते हैं साइन सिम्टम से एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है, 4D साइन। पहले ट्रिपल डी था, अभी आजकल करंटली जो है वो 4D साइन हो गया है। डी से मतलब चार ऐसी प्रॉब्लम होगी जो डी से स्टार्ट होगी। देख लीजिए, सबसे पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे तो डर्मेटाइटिस, उसके बाद में डायरिया, उसके बाद में डिमेंशिया, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, पेशेंट को डेथ हो जाती है इसके अंदर अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो। ठीक है, ये हो गया क्या, पेलेग्रा। और जो डाउन सिंड्रोम है वो कौन से क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रायोसोमी होती है। एक देखिए, एक और क्रोमोसोम होता है इसी के अकॉर्डिंग, 21P। ठीक है, 21P क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर भी क्या देखने को मिलती है आपको, ट्रायोसोमी। ठीक है, अगर एग्जाम में 21P ऐसे करके ऑप्शंस में दे दे तो आप, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको अगर 21 पता भी होगा मगर फिर भी वो बाई चांस बाय मिस्टेकनली 21P करके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, मगर ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये डाउन सिंड्रोम नहीं होता है। इस वाले सिंड्रोम को अपन क्या बोलते हैं, कैट आई सिंड्रोम। ठीक है, आगे समझ में, इसे हम क्या बोलेंगे, कैट आई सिंड्रोम। और देखिए यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन 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 से साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जब डाउन सिंड्रोम होता है पेशेंट को तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, साथ साथ में थायराइड एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन। कैरेक्टरिस्टिक साइन की हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल, ट्रांसवर्स, पामर, क्रीज। ठीक है, उसके पाम के अंदर सिंगल क्रीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके फिंगरप्रिंट भी अटाइपिकल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हाइपोटोनिया रहेगा इस पेशेंट के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकिसिफेली। और क्या देखने को मिलेगा, मैक्रोग्लोसिया। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या देखने को मिलेगा, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, स्टारबिज। और लास्ट एंड फाइनल आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां से एमसीक्यू बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रश फील्ड स्पॉट। तो ये सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक साइन के अंदर आते हैं इसके, डाउन सिंड्रोम के। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम को पता लगाने के लिए दो टाइप के टेस्ट के रहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। एक होता है ट्रिपल टेस्ट, एक होता है क्वाड्रिपल टेस्ट। तो ट्रिपल टेस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो डायग्नोसिस कर सकता है ये डाउन सिंड्रोम को 70% तक। ठीक है, देखिए ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा एक तो एल्फा पीटो प्रोटीन, इसके बाद में अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, एंड लास्ट में क्या बनता है, बेटा एचसीजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा कि कौन सा जो है वो ऑप्शन ट्रिपल टेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, इनहिबिन ए, तो मैंने देखो यहाँ पे इनहिबिन ए को ट्रिपल टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप भी वहाँ पे वो एक्सेप्ट में एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि ट्रिपल टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट इंक्लूड में नहीं रहता है, तो वो आंसर क्या रहेगा, इनहिबिन ए। और क्वाड्रिपल टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट इंक्लूड होता है, तो ये तीनों टेस्ट जो है वो यहाँ भी देखने को मिलेंगे, प्लस क्या देखने को मिलेगा, इनहिबिन ए।
ठीक है, तो ये टेस्ट कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रिपल टेस्ट। अब देखिए डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल भी लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा और बीटा आरसीजी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं डाउन सिंड्रोम का। इसी के अलावा यहीं से अपन एडवर्ड सिंड्रोम का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम का मैं इधर साइड में लिख के आप बता रहा हूँ, एडवर्ड सिंड्रोम। तो जब एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर ट्रिपल टेस्ट करते हैं तो वहां पे अल्फा फीटोप्रोटीन जो डाउन देखने को मिलेगा और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल भी डाउन देखने को मिलेगा और बीटा आरसीजी भी डाउन देखने को मिलेगा। तीनों तीनों वैल्यू अगर डाउन मिलेगी तो हो सकता है पेशेंट को क्या हो गया है, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आपको जो है कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यही ट्रिपल टेस्ट से हम एक और चीज देख सकते हैं, वो क्या होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, ओम्फेलोसील वगैरह, ओम्फेलोसील के कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसे देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल जो है वो उसका लेवल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहता है, इसका यहाँ पे कोई इतना रोल में नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बीटा आरसीजी इसका भी नॉट एप्लीकेबल रहता है। तो आप सीधा सीधा आंसर बनता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में किसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। यहीं से आपका एक और फाइनल एंड लास्ट एमसीक्यू बनेगा किससे, डाउन सिंड्रोम से, जिससे बार बार एमसीक्यू बनता है। ये आपका क्या बनेगा, नकल ट्रांसलुएंसी। ठीक है, नकल ट्रांसलुएंसी जो है वो इसका मीनिंग क्या अपन समझ सकते हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इंक्रीज फीटल नकल थिकनेस, कितनी से ज्यादा, मोर देन 3 mm। ठीक है, मोर देन 3 mm से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है किसके, डाउन सिंड्रोम के। ठीक है, अब देखिए और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम में अपन करवा सकते हैं। तो देखिए डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट करते हैं जिसको अपन सबसे अर्ली में आपको पता लगाना है। तो टेस्ट का नाम होता है क्या, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग। ठीक है, कब करते हैं, ट्रांस सर्वाइकल करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू इससे बनेगा, कैसे करते हैं, तो ट्रांस सर्वाइकल इसको हम किया जाता है, कब करते हैं, तो 10 to 13 वीक पे जो है वो इसको किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपन सेकंड पता लगाने के लिए टेस्ट कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है, 15 वीक के बाद में। और इसी को अगर अर्ली करना है तो कब कर सकते हैं, 12 to 14 वीक पे। मगर मोस्ट कॉमन कब करते हैं, 15 वीक के बाद में करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस हमेशा और हमेशा कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और ट्रांस कोरोनिक विलेज सैंपलिंग कब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी लास्ट वाले पार्ट के अंदर, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग के अंदर आपने शुरू कर दिया। एमसीक्यू बनता है ये वाला भी, तो ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में और क्या अपन करते हैं, थर्ड वन कर सकते हैं कोर्डोसेंथेसिस। ये भी कब करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं अपन। वीक का पूछे आपको तो 18 टू लेके 20 वीक्स के ऊपर हम जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग या फिर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के रिगार्डिंग हम कर सकते हैं। और इनसे सीधे सीधे एमसीक्यू बनने वाले टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट हमने ये समझ लिया है कितने प्रकार के एमसीक्यू निकले। ठीक है, अपना इस सेकंड एमसीक्यू और इस सेकंड एमसीक्यू से हमने बहुत सारे एमसीक्यू निकाल लिए। मोर देन 30 एमसीक्यू मैंने अकेले में इसी एक में ही सोल्व करवा दिया आपको। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे अपनी गाइड्स वगैरह सोल्व करते हो तो उसके अंदर से और भी आपको एमसीक्यूज मिले तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और साथ साथ में आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और यही नोट्स आपके लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, जब आप गाइड सोल्व करने बैठो, आपका एमसीक्यू कुछ गलत हो तो उसको जो है वो नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, जब आप फिर बाद में जब आप वापस से अपनी गाइड पढ़ने की, लाइक जैसे आपने जैसे कोई भी सपोज गाइड शुरू करी है, उस गाइड के अंदर जो आपका जैसे कोई सिस्टम आपने लिया है, उस सिस्टम का आपका 15 एमसीक्यू गलत हो गया, 18 गलत हो गया, तो उसको आपकी नोटबुक के अंदर राइट कर लो। ठीक है, राइट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको प्रॉपर पूरी गाइड निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको बस 2 एमसीक्यू निकालने हैं। ठीक है, आपको पता है कि हाँ मेरे ये गलत हो रखे थे, बाकी मेरा सारा कुछ कंप्लीट था। ये बातें तब होगी जब आप रेगुलर स्टडी करोगे तो।
ऐसे आप 6-6 महीने से 5-5 मतलब 1 महीना भी गैप अगर रख दोगे तो फिर आपको ऐसा मन में लगेगा कि मुझे गाइड वापस सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, टाइम कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। बाकी आरएनसीसी के यूट्यूब क्लासेस के ऊपर जो है वो क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड इज बेस्ट इवेल्यूटेड बाय। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको क्या हुआ है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से वो उसको प्रॉब्लम है। अब इसको आप बेस्ट इवेल्यूटेड किस तरह से कर पाओगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए। ठीक है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन बच्चा है और आपको उसके अंदर इवेल्यूएट करना है, किस प्रकार से करोगे? वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, वेट हाइट फॉर एज, या फिर पॉन्डरल इंडेक्स, क्या रहेगा आपका आंसर? तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हाइट फॉर एज। ठीक है, क्रोनिकली माल न्यूट्रिशन को जब आप इवालुएट करते हो तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइट फॉर एज। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो वेट फॉर एज आंसर दिया होगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा वो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर चेंजेस कर दिया एग्जामिनर ने। उसने क्या बताया है कि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन हो रहा है पेशेंट के अंदर। तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन किस प्रकार से हो सकता है कि एक तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन हो लंबे टाइम से, दूसरा उसमें क्या देखने को मिले पेशेंट के अंदर? शंटिंग, ग्रोथ जो है वो पेशेंट की सही से प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। तो देखिए, जब क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को असेस करना होगा आपको, तो आपको किसके बारे में पता लगाना पड़ेगा? पेशेंट की ग्रोथ के बारे में। और ग्रोथ भी कौन सी? लाइनियर ग्रोथ के बारे में। जब लाइनियर ग्रोथ के बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ के बारे में पूछा है कि जब क्रोनिक माल न्यूट्रिशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ रुकेगी, उसकी सेंटिंग होगा पेशेंट में। ठीक है, तो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट होनी चाहिए? ठीक है, वो क्या बताएगी? लाइनर ग्रोथ के बारे में। अगर ये यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो ठीक है इसका जो लेवल होना चाहिए नॉर्मल उससे कम ही देखने को मिलेगा, तो ये बताएगा कि पेशेंट को जो है वो क्रोनिकली वो पेशेंट लंबे टाइम से माल नरिस्ट रह रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है? वेट फॉर हाइट। ठीक है, वेट फॉर हाइट जो है वो यहाँ पर क्यों करेक्ट नहीं होगा? तो देखिए वेट फॉर हाइट यहाँ पे क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, मतलब क्या हो रहा है? वेट लो हो रहा है। ठीक है, और किसके साथ में? हाइट के साथ में, हाइट के कंपेरेटिवली। तो ये आपको क्या बताएगा? एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये यहाँ पे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन नहीं बताएगा, ये बताएगा एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगर एमसीक्यू आपसे पूछे कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन का पता लगाना है तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा? वेट फॉर हाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, क्या है उसमें? वेट फॉर एज। एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए उससे पता लगेगा, तो किसका लगेगा? ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस का। यूज्ड फॉर assess the index of न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव क्यों नहीं रहता है क्रोनिक के अंदर? बिकॉज इट इज नॉट डिफ्रेंशिएट द वॉस्टिंग एंड शंटिंग। शंटिंग के अंदर और मसल वॉस्टिंग के अंदर या फिर पेशेंट वॉस्टिंग के अंदर, इन दोनों को जो है ये वेट फॉर एज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है जितने अच्छे से हाइट फॉर एज डिफ्रेंशिएट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या वो बताता है? ग्रोथ, वो भी लाइनर फॉर्म के अंदर। ठीक है, मगर वेट फॉर एज किस में बताएगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बताएगा। ठीक है, मगर ये प्रॉपर तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई
क्रोनिक है या किस में है, क्या है, तो इस वजह से आपका आंसर जो क्या आ जाएगा करेक्ट, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज क्यों नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट क्यों नहीं होगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बताया गया है, एक ऑप्शन नंबर डी भी दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, पॉन्डेरल इंडेक्स। तो पॉन्डेरल इंडेक्स है, ये किसके लिए बनाया गया था, तो ये यहाँ पे यूज में लिया जाता है अपने कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड हाइट। मास और बॉडी मास और हाइट के बीच में रिलेशंस को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आपको किसका इंडेक्स को काम में लेना पड़ेगा, पॉन्डेरल इंडेक्स को। मास से आप क्या समझते हो, वेट, ठीक है, वेट और हाइट के बीच में कैलकुलेशन करना रिलेशनशिप का, ठीक है, तो वो क्या कौन सा इंडेक्स की मदद से आप कर सकते हो, पॉन्डेरल इंडेक्स से। तो देखो पी आई, ठीक है, पॉन्डेरल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, अपॉन लेंथ किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, तो ये इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको पॉन्डेरल इंडेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, नियोनेटल जॉन्डिस बिकम्स डिटेक्टेबल एट सीरम बिलिरुबिन एक्सीडिंग, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है कि सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है वो नियोनेटल जॉन्डिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिटेक्टेबल हो जाएगा जॉन्डिस, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो वो नियोनेटल जॉन्डिस को फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर नियोनेटल जॉन्डिस डिटेक्टेबल हो जाएगा पेशेंट के अंदर। 2 mg बढ़ेगा तो 3 mg, 4 mg या फिर 5 mg तक। तो ये जो एमसीक्यू है, ये देखो जॉन्डिस से रिलेटेड एमसीक्यू आपको एम्स में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, एक एमसीक्यू तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिजीज जॉन्डिस, और बच्चों में होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉन्डिस के, ठीक है, ये आप सभी ने देखा भी है। तो देखो क्या आंसर रहेगा इसका, तो यहाँ से देखो फर्स्ट एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू में बताऊंगा बस जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, बाकी जब जॉन्डिस पढ़ेंगे तो न्यूरोनल जॉन्डिस अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि जॉन्डिस का जो प्रोग्रेशन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है। अगर एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि जॉन्डिस का फॉर्मेशन जो प्रोग्रेशन होता है बॉडी में कौन से फॉर्म में होता है, तो सिफेलोकोडल, ठीक है, सिफेलोकोडल प्रोग्रेशन होता है। तो कहाँ से शुरू होगा ये, फेस से, ठीक है, एब्डोमेन की साइड में जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू, और कहाँ से कहाँ तक, से फेस से एब्डोमेन फिर एक्सट्रीमिटी से जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, एब्डोमेन के बाद में कहाँ पे चला जाएगा, फीट पे, तो फीट पे सबसे लास्ट में, सबसे पहले किस पे आया, फेस पे। एमसीक्यू क्या बना कि डिटेक्टेबल कब हो जाएगा बिलिरुबिन, तो डिटेक्टेबल कब हो जाएगा, जब फेस तक उसका जो है वो इफेक्ट पड़ने लग जाएगा जॉन्डिस का। और फेस पे कब पड़ता है, ये भी एमसीक्यू डायरेक्टली पूछा जा चुका है, फेस पे कब पड़ेगा, तो 5 mg तक। जब 5 mg तक सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा फेस पे। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले कहाँ होता है, सिफेलोकोडल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला रीजन कौन सा अफेक्ट होगा, फेशियल रीजन अफेक्ट होगा। फेशियल रीजन पे कितने में अफेक्ट हो जाएगा, तो 5 mg तक अफेक्ट हो जाएगा फेशियल रीजन, और वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं वहां से फिर कि सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीडिंग हो गया है कितने से, 5 से ऊपर हो गया। मतलब फेस अगर हो गया है तो उसको अपन बिना लेबोरेटरी के भी अपन कह सकते हैं कि हाँ ये मानते हैं कि वो 5 mg से ज्यादा हो चुका है।
इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कार्बर इंडेक्स वगैरह है वो इन्हीं के बेसिस पे रहता है। उसमें एब्डोमन का स्कोर पूछ लेता है कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस इन फैलर्स फिजियोलॉजी इज बेस्ट डिसाइडेड बाय। ठीक है, फैलर्स फिजियोलॉजी के अंदर क्या बताया गया था, सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस, तो वो बेस्ट डिसाइड किसकी वजह से किया गया था, वीएसडी, ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा कंसेंट्रिक, आरवीएच, या फिर सब पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो देखो, जो टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट के अंदर ये जब कंडीशन हम पढ़ते हैं, तो साइनोसिस जो होता है वो और ज़्यादा सीवियर किसकी वजह से हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सब पल्मोनिक स्टेनोसिस जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, देख लीजिए, क्योंकि देखो जब साइनोसिस होता है तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। यही डिसाइड करता है, डिसाइड द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इनटू लंग्स। ठीक है, जितना ज्यादा स्टोनिस होगा, नेरोविंग होगा, तो वो ज्यादा वो ब्लड जो है वहां पे कम पहुंचेगा और बॉडी में क्या आएगा, साइनोसिस आएगा। तो सीवियरिटी को हमें देखना है तो हमें किसको देखना पड़ेगा, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस को देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसंट्रेटिंग कंसंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओवरराइडिंग आउटर या फिर वीएसडी नहीं होगा। आंसर क्या रहेगा, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। इन्फेंट इज एडमिटेड विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में इन्फेंट एडमिट हुआ है। एंड प्रोलोंग एक्सपीरेशन विथ रोंकी इन चेस्ट आर हेड। ठीक है, और साथ में प्रोलोंग एक्सपीरेशन के साथ में साउंड कौन सा आ रहा है, रोंके साउंड आ रहा है उसके। ठीक है, चेस्ट को जब हार्ड के हेड सुना जाता है वहां पे, तो रोंके साउंड वहां पे सुनने को मिलता है। साथ में क्या, प्रोलोंग एक्सपीरेशन के टाइम पे चेस्ट एक्सरे किया। ठीक है, CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करने पे हमको क्या दिखा, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, अब ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है ऐसा इस प्रकार का, न्यूमोनिया, कॉर्प, अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस। क्या रहेगा अपना आंसर, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए, अपन इजीली में, अगर आपको देखो आंसर इसका नहीं भी पता है तो फिर भी हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, सबसे पहली बात, अस्थमा में क्या होता है। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, एपिसोडिक अटैक आते हैं। एपिसोडिक अटैक आते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ या फिर विथ एलर्जेंस। एलर्जेंस के साथ में जब एक्सपोजर होता है तो अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं। यहाँ पे पेशेंट में वीजिंग वगैरह, वीजिंग साउंड वगैरह यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नैरोवे होता है, जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, अस्थमा का आपको पता लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूमोनिया का। तो न्यूमोनिया के अंदर किस प्रकार का आपको साउंड देखने को मिलेगा, क्रीपिटेशन। क्या साउंड देखने को मिलेगा, क्रीपिटेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। और पेशेंट की जो ब्रीथिंग होगी वो प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन नहीं रहेगा, ब्रोंकियल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, क्रॉप के अंदर क्या होता है। क्रॉप के अंदर एक स्पेशल यहाँ पे साइन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, बार्किंग का। और यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे यहाँ पे इसके,
हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, अब देखिए आपने तीनों एमसीक्यूज आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज थे, हमने सोल्व कर लिए। अब आपको अगर इनका पता होगा तो आप अपना आंसर क्या रहेगा, ब्रोंक्योलाइटिस। तो ये आंसर किसका था, ब्रोंक्योलाइटिस का आंसर था, जिसमें प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसलिए पेशेंट क्या करेगा, प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन करेगा, साथ में साउंड क्या सुनने को मिलेगा, रोंग के साउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंक्योलाइटिस। ठीक है, ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग है जो ब्रोंक्योलाइटिस के ट्रीटमेंट में काम में ली जाएगी, रिबावेरिन, एमांटाडिन, रेसेमिक एफिनेफ्रिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो देखिए ब्रोंक्योलाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट यहां से एमसीक्यू बनेगा तो इसका होगा क्या, पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा, तो पॉजिटिव एजेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस। अब देखिए क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मेन यहां पर जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, मोइस्ट या फिर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पेशेंट को देना पड़ेगा। इसके साथ में जैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हमें क्या देना पड़ेगा, साथ में ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो किसके साथ में करोगे, रेबावेरिन के साथ में। ठीक है, रिबावेरिन ड्रग के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिबावेरिन के एरोजोल जो है वो यहाँ पे हम पेशेंट को देंगे, एरोजोल फॉर्म के अंदर। ठीक है, एरोजोल फॉर्म के अंदर आप जानते होंगे जब अपन अस्थमा के अंदर भी अपन पंप लेते हैं तो वो उसी फॉर्म के अंदर, एरोजोल फॉर्म के अंदर जो है हमें इसको लेना होगा। साथ साथ में हम उसके क्या जाएगा, ह्यूमिडिफाइड O2 भी जाएगी और एरोजोल रिबावेरिन भी देंगे पेशेंट को। तो वो क्या रहेगा, ब्रोंकोलाइटिस को ट्रीटमेंट में काम करेगी। और अभी जो लेटेस्ट में एक एमसीक्यू और बन सकता है इसके बारे में, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलेक्टिकली आपको जो है वो क्या ट्रीटमेंट में लेना पड़ेगा यहाँ पे, पैलीविजुमैब। ठीक है, इसको जो हम इसको एक्ट एज ए प्रोफाइलेक्टिकली काम में ले सकते हैं और ये हाई रिस्क रहता है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है वो ब्रोंक्योलाइटिस जो है वो हाई रिस्क रहता है, इसलिए बच्चों के अंदर इसको जो है वो प्रोफाइलेक्टिकली काम में लिया जा सकता है। एमसीक्यू, प्रोटीन इन काउज मिल्क इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क इज। ठीक है, काउ मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन में, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल या फिर इक्वल। ठीक है, या फिर सेम होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा या फिर क्वाड्रिपल होगा। क्या चीज पूछा है आपको, प्रोटीन के बारे में पूछा है, वो भी किसमें, काउ मिल्क का कंपैरिजन ह्यूमन मिल्क से करोगे तो कितना वहां पर प्रोटीन दिखेगा। क्या रहेगा अपना आंसर, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क को, ह्यूमन मिल्क और जो कोलेस्ट्रम होता है उनको हम तीनों को यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए इसके आंसर पे जाएंगे। यहाँ पर आपको केवल प्रोटीन से पूछा गया है तो हो सकता है इस बार आपको जैसे प्रोटीन का पूछ लिया, ठीक है, एग्जाम के अंदर, हो सकता है आगे आपको दूसरी एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो कोलेस्ट्रम मिल्क आता है सबसे पहले,
उसमें कितना रहता है प्रोटीन। सेकंड बात करते हैं अपन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। एंड थर्ड वन यहाँ पे काउज मिल्क। तीनों ही टाइप के यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल प्रोटीन की, कितनी देखने को मिलेगी ह्यूमन मिल्क के अंदर, तो 23। सेकंड देखो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 11 और काऊ मिल्क के अंदर कितना देखने को मिलेगा 31 तक। इसलिए प्रोटीन इन काऊ मिल्क इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क कितनी होती है, ट्रिपल, अराउंड ट्रिपल होती है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कितना 11 और काऊ मिल्क के अंदर 31 तक जो है वो प्रोटीन का लेवल रहता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि तो 23 में कितना, 23 एमजी में है, ठीक है, ग्राम में है। ठीक है, तो मैं ये जो आपको वैल्यू बता रहा हूँ ये कितनी है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मानना है। ठीक है, टोटल प्रोटीन का यहाँ पे देख लिया कि भाई 23 ग्राम होता है अपने कोलेस्ट्रॉम के अंदर, 11 ग्राम पर लीटर में, और 31 ग्राम पर लीटर अपने काउज मिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। सेकंड देखिए तो कितना हो गया ये, ह्यूमन मिल्क से अप्रोक्सीमेटली मतलब 3 टाइम्स हो गया ये, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रिपल होता है। सेकंड बात करते हैं अपन इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कितना रहता है कोलेस्ट्रॉम के अंदर, 19। यहाँ पे होता है 0.1%, और यहाँ पर कितना होता है 1। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। फैट से पूछा जाता है और प्रोटीन से पूछा जाता है और कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनता है, मेनली यही एमसीक्यू बनते हैं। फैट कितना होता है कोलेस्ट्रॉम के अंदर, 30 तक। यहाँ पर कितना रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क में फैट सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे 31। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है आपका कि ह्यूमन मिल्क में और काऊ मिल्क के कंपैरिजन में ब्रेस्ट जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में फैट किस में ज़्यादा मिलेगी, तो ह्यूमन मिल्क के अंदर। इसके बाद में लास्ट हम बात करते हैं तो लैक्टोज की। लैक्टोज कितना मिलेगा, तो लैक्टोज मिलता है ह्यूमन कोलेस्ट्रम में 57 57 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना मिलेगा 71, और काऊ मिल्क के अंदर कितना देखने को मिलता है आपको 47। ठीक है, ये रहता है इसका लैक्टोज का लेवल। बस यहीं तक अपने जो मेनली एमसीक्यू पूछे रहते हैं, बाकी ऐसे कैल्शियम, फॉस्फोर, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह बाकी भी और भी एलिमेंट्स होते हैं, मगर एमसीक्यू मेनली प्रोटीन से, फैट से और लैक्टोज से एमसीक्यू बनता है। और मोस्टली आपको पूछेंगे ह्यूमन मिल्क से ही। ठीक है, और ह्यूमन मिल्क को काऊ काऊ मिल्क से, कोलेस्ट्रम से भी अगर पूछ ले तो आप कोलेस्ट्रम का भी बता सकते हो आराम से। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम हीट लॉस इन नियोनेट इज फ्रॉम। नियोनेट है, उसके अंदर मैक्सिमम हीट लॉस जो होती है वो कहाँ से होती है, हेड, स्किन, रेस्पिरेशन या फिर ट्रंक से। तो आई थिंक ये एमसीक्यू अपना रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अपना आंसर क्या रहेगा, हेड। ठीक है, तो हेड में ये आई थिंक मैंने नोट सेट के टाइम पे, प्री के टाइम पे ये मैंने एमसीक्यू सोल्व कराया था आपको। हेड में सबसे ज्यादा हेड से जो होती है हीट लॉस होती है इन कंपेरेटिव टू स्किन, रेस्पिरेशन या फिर टेम्परेचर, स्काल्प के थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर द फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस एक्सेप्ट। ठीक है, सभी फीचर हैं कंजेनाइटल सिफिलिस के, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा आपसे। ऑप्शंस देखिए, गुमा, सैडल नोज, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस या फिर चारकोट जॉइंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो कंजेनाइटल सिफिलिस में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे नया वर्ड जरूर होगा, कौन सा, गुमा। तो ठीक है, ये एक प्रकार जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज गोमिट ट्यूमर। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो ये सिफिलिस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डीप सब क्यूटेनियस नोड्यूल बन जाता है स्किन के ऊपर, दैट ग्रेजुअली
ग्रोज ऑन स्किन। ठीक है, ये एक प्रकार से ट्यूमर की जैसी स्ट्रक्चर होती है, मगर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और डीप सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर नोड्यूल का जैसे फॉर्म होता है और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ये अपने लेट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। लेट स्टेज में समटाइम पेशेंट के अंदर अर्ली और लेट स्टेज में देखने को मिल सकता है ये। इसे अपन क्या बोलते हैं, गुमा। ये कंफर्म है कि ये अभी मैंने आप जैसे समझा दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा अब इसका, चलो आपके लिए एक ऑप्शन मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। अभी इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा चारकोट जॉइंट। ठीक है, चारकोट जॉइंट जो है वो कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी गुमा देखने को मिलेगा सैडल नोज। ठीक है, सैडल नोज से आप क्या समझ सकते हो? डिप्रेशन ऑफ नेजल रूट। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि जो है आपकी नोज है वो डिप्रेशन में आ गई, ऐसे नहीं। ठीक है, एक होता है डिप्रेशन, मतलब जैसे आपको जो लगेगा भाई वो डिप्रेस हो चुका है, गड्ढा जैसा बन चुका है, वहां से चपटा हो गया है। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ नेजल रूट, जो भी आपका नेजल वे है वो यहाँ पे चपटा हो जाएगा ड्यू टू, डिप्रेस हो जाएगा ड्यू टू सिफिलिस राइनाइटिस, ड्यू टू सिफिलाइटिक राइनाइटिस। और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ये क्या लीड करेगा? लीड डेस्ट्रॉय द एडजेसेंट बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, सिफिलाइटिक राइनाइटिस होगा तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जो नेजल बोन है उसके साथ में एडजेसेंट जो बोन है उसको, और उसके कार्टिलेज को। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेजल जो रूट रहेगा वो यहाँ पे डिप्रेस रहेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, सैडल नोज। नेक्स्ट देखिए ऑस्टियोकोंड्राइटिस। तो ऑस्टियोकोंड्राइटिस के अंदर क्या होता है, पेनफुल एंड रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू मूव एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसके एक और नाम देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट। ठीक है, स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट भी कहते हैं, ये भी हमें कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर देखने को मिल सकता है बच्चों के अंदर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। इसके अंदर होता क्या है, पेनफुल रहेगी ये सिचुएशन। दूसरा, यहाँ पे अपन एक्सट्रीमिटीज को मूव नहीं करवा पाते हैं, तो एक प्रकार से पैरालिटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट। इस कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है यहाँ पे, हमने इसको क्या कहा, स्यूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट। इसके अंदर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पे कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर होते हैं। चारकोट जॉइंट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। तो अब आपका एमसीक्यू ये होना चाहिए कि चारकोट जॉइंट कौन से पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा एडल्ट सिफिलिस के अंदर। एडल्ट सिफिलिस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, और सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर किस प्रकार का जॉइंट अपने को देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के जॉइंट को हम बोलते हैं कल्टन जॉइंट। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, नी जो है वो यहाँ पर मोस्टली इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, जब हम कभी सिफिलिस पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। विच इज द बेस्ट मार्कर फॉर एनटीडी। बेस्ट मार्कर कौन सा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, एएफपी, एचसीजी, स्यूडोकोलाई या फिर इनहिबिन ए। बेस्ट मार्कर पूछा गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, यह एमसीक्यू अपन ने आज ही सोल्व किया है।
तो देखो यहाँ पर बेस्ट मार्कर कौन सा होगा, देखो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जो है प्रेगनेंसी के अंदर जो है बेबी के अंदर जो फीटल के अंदर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मेचुरेशन नहीं देखने को मिलता है, किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बनते हैं, न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। जब न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होगा तो प्रॉपर तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए अपना बेस्ट पैरा मार्कर कौन होता है, एल्फा फीटोप्रोटीन। क्या आंसर रहेगा, एल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है यहाँ से, क्या बनेगा, न्यूरल ट्यूब क्या होती है, किस प्रकार से करता है। देखिए यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या देखने को मिलता है आपको, फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब अलाउज excretion of allows excretion of fetal substances like alpha fetoprotein, और क्या देखने को मिलेगा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिनेस्टेज। ठीक है, तो देखिए जब प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होगी न्यूरल ट्यूब तो जो फीटल पार्ट यहाँ पे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रिलीज होंगे, क्या, अल्फा फीटोप्रोटीन, एसिटाइल कोलिनेस्टेज। तो अभी इसे हम क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ गए हमारे पास में ये। अब हमने क्या किया, इसका स्क्रीनिंग किया, कौन से टेस्ट से, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट को हमने असेस किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल मार्कर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। समझ गए कि अल्फा फीटोप्रोटीन को यहाँ पे क्यों आंसर में लिया, क्योंकि फीटल सब्सटेंसेज से जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होगी, तो ये प्रोटीन वगैरह इसके एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, पेरेंटल स्क्रीनिंग करते हैं। किसकी करते हैं, मैटरनल सीरम की। किसके लिए करते हैं, तो अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि कब करते हैं, कब करोगे, तो 16 टू 18 वीक के ऊपर हम करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन को यहाँ पे असेस कर सकते हैं गेस्टेशन पीरियड के अंदर, और ये यहाँ से एक प्रकार का इफेक्टिव मेथड बन जाता है कि प्रेगनेंसी में कितनी रिस्क होती है एनटीडी को लेके। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि आपका आंसर क्या रहेगा, एएफपी। कब करना है, क्यों करना है, अल्फा फीटोप्रोटीन को ही आंसर में करेक्ट क्यों लेना है। नेक्स्ट देखिए, इनहिबिन ए। इनहिबिन ए को मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसका रहता है, क्वाड्रिपल टेस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, तो क्वाड्रिपल टेस्ट का पार्ट है। और एक क्वाड्रिपल टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के लिए। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, एक इनहिबिन ए के जैसे ही एक इनहिबिन बी और होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिन बी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक लाता है, कहाँ पर, एफएसएच को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए नेगेटिव फीडबैक लाने का काम कौन करता है, इनहिबिन बी। और जो है वो, ठीक है, एचसीजी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमन क्यूरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिससे प्रेगनेंसी कंफर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्यूपिल ऑफ न्यूबॉर्न इज, न्यूबॉर्न की जो प्यूपिल होती है वो कैसी होती है, डायलेटेड होती है, मिड डायलेटेड होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, या फिर नॉर्मल होती है। देखो एमसीक्यू एकदम हल्का सा लगेगा आपको, मगर ये पूछा गया एमसीक्यू आपके कि न्यूबॉर्न जब एट बर्थ टाइम पे न्यूबॉर्न्स की प्यूपिल्स कैसी होती है, पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू है ये।
डायलेटेड, मिड डायलेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर नॉर्मल। तो देखो, जब न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न की प्यूपिल्स हमेशा कैसी रहती है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है। अगर आपको इसका डायमीटर पूछ ले कितना होगा तो 2 to 6 mm तक, ठीक है। और जब बच्चा फिर चिल्ड्रन की एज में आता है तो यहाँ पर इसकी जो है वो प्यूपिल्स जो क्या होती है, डायलेट होना शुरू होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर कैसी रहती है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है। दूसरा यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट्रिक्ट आपको नहीं देके आपको ये भी दे सकता था कि मायोटिक होती है, ठीक है। मायोटिक भी आंसर रह सकता है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी यहाँ पे अपना आंसर रहेगा, क्योंकि मायोटिक प्यूपिल क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल से होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। गायनेकोमेस्टिया इन नियोनेट इज सीन ड्यू टू, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया जो कंडीशन होती है वो नियोनेट के अंदर भी देखने को मिलती है। वो किस क्या रीजन रहता है उसका, मदर इंटेक ऑफ एस्ट्रोजन, मदर इंटेक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जीएनआरएच या फिर गोनेडोट्रोफिन्स की वजह से। तो देखो, गायनेकोमेस्टिया जो कंडीशन होती है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। मगर जब यहाँ पे बात हुई नियोनेट की बात हुई है हमारे पास में, तो नियोनेट के अंदर भी जो है वो ब्रेस्ट के जो है निपल्स वगैरह का जो अराउंड का जो एरिया होता है वहाँ पे हल्की सी स्वेलोइंग जैसा आपको जैसा उभार देखने को मिल सकता है नियोनेट के अंदर। तो इसका रीजन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो रीजन होगा वो होगा मदर इनटेक ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। मदर के एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, बच्चे के अंदर भी ये जो है वो गायनेकोमेस्टिया वाली कंडीशन हो सकती है। इसे अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप के गायनेकोमेस्टिया को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन न्यूबॉर्न्स। अब ये क्यों होता है, कितने परसेंट बच्चों में देखने को मिलता है, तो 20 to 30% तक बेबीज के अंदर देखने को मिलता है। क्या रीजन रहता है, रिजल्ट ऑफ या फिर ड्यू टू ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंड प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, ठीक है। मेनली तो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, मगर एस्ट्रोजन मैटरनल और प्लेसेंटल दोनों ही वहां पे जो बेबी के पास में ज्यादा जाएंगे तो 20 से 30% नियोनेट के अंदर जो है वो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। इसे पर क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया नियोनेट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।